बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और बराबर वालों से नमस्कार। मैं रजत पांडे आज अपने चैनल इंटरव्यू विद रजत पांडे में आज आप सभी लोगों के मध्य लांस नायक चंद्रशेखर परिहार जी के इंटरव्यू के लिए यहाँ जगतपुर में मौजूद हूँ। आज हम सभी लोग जानेंगे कि कैसे एक व्यक्ति जो शुरू से एक बच्चा एक युवा जो शुरू से तैयारी करता है आर्मी की, उसको किस प्रकार के स्टेप्स फॉलो करना चाहिए और कैसे किस प्रकार से दौड़ भाग करके, रनिंग करके या पढ़ाई करके किस प्रकार से वह आर्मी में सिलेक्शन पा सकता है। तो मैं अपने इस चैनल इंटरव्यू विद रजत पांडे में स्वागत करना चाहूंगा आज यहाँ लांस नायक पद पे तैनात श्रीमान चंद्रशेखर फौजी जी का, श्रीमान चंद्रशेखर परिहार जी का। आइए सर, आपका स्वागत है। नमस्ते भैया जी, कैसे हैं भैया जी आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताएं। जी मैं भी अच्छा हूँ। सर का नाम है श्रीमान चंद्रशेखर परिहार जी। सर आप अपने पैतृक निवास स्थल के बारे में कुछ बताइए सर। जैसा कि आपको पता है, आपने नाम बता ही दिया, चंद्रशेखर सिंह मेरा नाम है। मेरा पैतृक जन्म स्थान उन्नाव में है और मैं यहाँ ननिहाल में रहता हूँ। पूरे विजय सिंह के पूर्वा में मेरा ननिहाल है। जी हाँ, पूरे विजय सिंह जगतपुर में लगता है ये। और सर आप अपने परिवार के बारे में भी कुछ बताइएगा। बिल्कुल, जैसा कि परिवार में मेरे पिताजी हैं। मेरी माता जब मैं 12th में था तब वो एक्सपायर हो गई हैं। मैं 3 भाई हूँ, मैं सबसे छोटा हूँ। मेरे बड़े भाई भी आर्मी में हैं, वो सिग्नल कोर में हैं। और मेरे जो बीच वाले भाई हैं वो खेती बाड़ी और ट्रैक्टर वगैरह घर पे है, तो उसका काम बाहर संभालते हैं पिताजी के साथ। और मैं भी अभी आर्मी में। जी बिल्कुल। सर आपने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की सर? मैंने प्रारंभिक शिक्षा मेरे गांव में एक बगल में स्कूल था, पंडित कालिका प्रसाद पूरब गांव में। क्लास नर्सरी से 5 तक और उसके बाद मैं 6 से 12 तक इंटर कॉलेज शंकरपुर में पढ़ा। जी बिल्कुल। तो पढ़ाई के दौरान आपके प्रिय मित्र कौन कौन रहे सर? देखिए, पढ़ाई के दौरान तो बहुत सारे मित्र थे, लेकिन जो एक मित्र मेरे बहुत ही क्लोज थे वो नंबर के पूर्वा के हैं। उनका नाम आलोक प्रताप सिंह है। उनका आईडी जो फेसबुक पे आलोक प्रताप सिंह आरजे, बहुत बढ़िया क्रिकेटर थे वो। और आज भी मेरे परम मित्र हैं, आज वो इंजीनियर हैं। जी बिल्कुल। और इसके अलावा आपका प्रिय खेल कौन सा रहा बचपन में, और बचपन से लेकर आज तक आपका प्रिय खेल कौन सा रहा सर? देखिए, मेरा तो खेल एक ही प्रिय है जो आपको भी शायद है, क्रिकेट, और आज तक भी वही प्रिय है। जी बिल्कुल। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने 10th किस क्लास में, माफ कीजिएगा, 10th किस सन में किया था? इसके अलावा इंटरमीडिएट आपने किस वर्ष में किया था सर? 2011 में मैंने हाई स्कूल किया था और 2014 में मैंने इंटर किया था। तो जो आप ये पूछेंगे कि इसमें तो 3 साल का गैप हो गया, तो जो 1 साल का गैप है वो मैंने 1 साल जो कक्षा 11 ड्रॉप कर दिया था। मुझे एनसीसी नहीं मिली थी, अभी मैं आगे बताऊंगा क्यों नहीं मिली थी। उसके लिए मैंने एक क्लास पीछे किया और 2014 मैंने इंटर किया। जी बिल्कुल। तो चलिए जानते हैं कि एनसीसी कैसे प्राप्त किया जाता है, यहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाएगा, इसके अलावा एनसीसी में क्या क्या प्राप्त करने के लिए क्या क्या किया जाता है और एनसीसी प्राप्त करने के फायदे क्या हैं। बिल्कुल पांडे जी, ये बहुत सारे युवाओं का और लड़कों का सपना होता है कि मैं एनसीसी ज्वाइन करूं, लेकिन वो एनसीसी है क्या और किस लिए बनाई गई है, उसका महत्वपूर्ण योगदान क्या है, वो कैसे हमें उसका मदद करती है आगे के प्रोग्रेस में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनसीसी 2 चीजों में डिवाइड है, एक जूनियर डिवीजन, एक सीनियर डिवीजन। इसका 3 सर्टिफिकेट होता है, ए, बी और सी। इसके तीनों के अलग अलग मायने हैं। आप क्लास 9 से जूनियर डिवीजन ज्वाइन कर सकते हो, क्लास 11 से सीनियर डिवीजन। लेकिन ये जानना जरूरी है कि किस कॉलेज में और कहाँ पे डिग्री कॉलेज में है। जैसे यहाँ पे शंकरपुर में थी, तो जब मैंने किया था तब वो 2 साल का था। यानी सीनियर डिवीजन में क्या होता है, आपको एक सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, सीधा बी दिया जाता है और उसके बाद सी सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो जी बिल्कुल। अभी क्या कर दिया है
कि अभी वो 3 साल का कोर्स है। जैसे आप पहला साल करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, दूसरे साल में आपको बी सर्टिफिकेट मिलता है और तीसरे साल में आपको सी सर्टिफिकेट मिलता है। और उसके बाद इसके कई सारे फायदे होते हैं, जैसे कि सेना में जनरल ड्यूटी और ट्रेडमैन की जो भर्ती होती है, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको जो रिटर्न एग्जाम होता है वो पूरी तरह से माफ होता है और आपको 100 मार्क आपको फ्री में दिए जाते हैं। जी बिल्कुल। और सर आपने रनिंग जो करना प्रारंभ किया था वो कब प्रारंभ किया था, क्योंकि बहुत से युवाओं के मन में यही बात चलती रहती कि रनिंग मैं कब से प्रारंभ करूं, कौन सी क्लास में जब मैं रहता हूं तब से मैं प्रारंभ करूं जिससे मैं अपनी रनिंग को अच्छा कर सकूं। और इसके अलावा मान के चलिए कि आपने तैयारी किस सन से प्रारंभ किया? जी बिल्कुल, जैसे कि मैं 25 मई 2014 को इंटर पास हुआ था, तो मैंने 26 मई 2014 से रनिंग शुरुआत की थी। यहीं पे आप जानते होंगे नवाबगंज है, वहाँ पे कदम पुलिया है और उसके आगे बनियापुरा के एक पुल पड़ता है शारदा नहर पे। तो इन दोनों के बीच की दूरी करीब 2.5 किलोमीटर है। तो मैं वहाँ से रनिंग स्टार्ट करता था। एक पत्थर गड़ा हुआ है, उसको हम लोग शंकर जी मानते थे, कई सारे लड़के थे। तो वहाँ से लेके हम राउंड मार के आते थे, 5400 मीटर होता था। देखिए, रेस से रनिंग स्टार्ट करने की ज़रूरत है जब आप इंटर पास हो जाते हैं। आर्मी में जाने की एज है 17.5 और योग्यता है हाई स्कूल। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, आप पहले अपनी इंटर पूरी करें। अगर आप उस क्राइटेरिया में नहीं तो आप बीए भी कर सकते हैं। आप उसके बाद ही रनिंग करना स्टार्ट करें, क्योंकि जब आप रनिंग करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो माइंड है वो एक स्थिर न रहे। लेकिन जब आप पढ़ रहे हैं तो आप पहले अच्छे से पढ़ाई करें। जो आप किस, जैसे आप कला वर्ग में या साइंस वर्ग में, तो अच्छे से आप पढ़ाई करें, उसके बाद आप तैयारी करना शुरू करें। तो मैंने करीब 8 महीने रेगुलर तैयारी की थी, ना कोई संडे, ना कोई छुट्टी, ना कोई हॉलीडे। मैं ना किसी के घर जाता था, ना किसी शादी में, ना किसी मुंडन में। रनिंग डेली करना है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप शुरुआत के 5-6 महीने अपना स्टेमिना बनाएं। करीब आप लंबी रेस मारें, आराम से मारें, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। उसके बाद जो आर्मी का है 1600 मीटर, वो डिपेंड करता है मैदान पर कि जो अगले वाला बच्चा है वो कितनी स्पीड से दौड़ रहा है और कैसे दौड़ रहा है। उस हिसाब से वो वहाँ पे ग्रुप बोलना चालू करते हैं। और आप सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि आप मेहनत करें, भगवान पे भरोसा करें। जैसे मैंने 1 साल की तैयारी की थी लगभग, तो मुझे आगे बढ़ने का मौका मिला और 7 घंटे बाद मेरा नंबर आया था। तो एक स्टेमिना आप बनाइए, अपने सांस को रोकिए, दौड़ लगाइए। हाँ, बीच बीच में आप चेक करते रहिए कि 1600 मीटर आपका कितने मिनट में आ रहा है। और अगर आप ग्रुप में दौड़े तो और अच्छा, अगर आपको ग्रुप नहीं मिला तो कोई बात नहीं। जैसे मैं केवल 2 लड़के दौड़ते थे, एक मैं था, एक अजय यादव थे जो मगदीपुर के। वो इस समय एग्रीकल्चर किए हुए हैं, अभी जॉब शायद उनको मिलने वाली है, लेकिन वो अच्छे दौड़ते। कोई नहीं था, हम 2 लड़के आराम से दौड़ते थे। और जैसे ही पेपर में लगती कि आज ये भर्ती, तो वहाँ पे लड़कों की भीड़ लग जाती थी। तो ऐसा नहीं करना है। जो बच्चे तैयारी करें उनको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप रेगुलर तैयारी कीजिए, भगवान उन्हीं को पहले देगा जो मेहनत ज्यादा करेंगे। जी बिल्कुल। और आपने अभी स्टैमिना की बात की थी सर, स्टैमिना के लिए कौन कौन से फूड और ड्रिंक्स, मतलब कि एक रनर को, जो स्प्रिंटर होता है, धावक, उसको कौन कौन से फूड्स और ड्रिंक्स लेने चाहिए सर? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। इसको लेकर कई बच्चों में एक संदेह रहता है, डाउटफुल उनका माइंड रहता है। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि आप केवल जज्बा खाइए, जज्बात खाइए और एक डर नीचे करिए कि हमें मुझे करना है। आई विल डू इट, मैं इसको करूँगा, मैं करूँगा। कोई नहीं, हम ही में से होते हैं जो वहाँ पे जाते हैं, कोई बन के नहीं आता। तो आप सिंपल सा आप अच्छी डाइट रखिए, ज़्यादा तेल पानी चीज़ें मत खाएं, अच्छा खासा घर का खाना खाएं। और अगर उस घर में ज़्यादा कुछ डाइट करने की जरूरत नहीं, दूध चना अगर नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने ना कभी दूध पिया, ना कभी चना खाया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जज्बात खाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप फूड खा रहे हैं, जैसे कुछ बच्चे सोशल मीडिया पे देख लिया, वो अननेसेसरी प्रोडक्ट मंगाते रहते, वो आपके शरीर को नुकसान करेंगे। जो आपकी शरीर एक्चुअल में है, आपकी बॉडी नहीं बन रही, मत बनाइएगा। आप जब आप भर्ती हो जाएंगे, आपको इतना ट्रेनिंग दी जाएगी, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो घर का दूध है, आप बिल्कुल घर का दूध खाएं, बाहर से मंगाने की कोई जरूरत नहीं है। पैकेट वाला बिल्कुल मत पिए। इस तरह से आप डाइट रखें, सिंपल से डाइट रखें। बस जज्बात को आप मेंटेन करना, जब तक आप
उस मुकाम पे नहीं पहुंच जाते। जी बिल्कुल। और इसके अलावा सर आपका सिलेक्शन कब हुआ था, और आपका जब सिलेक्शन हुआ था तो आपको कहाँ तैनात किया गया था, इसके बारे में भी कुछ बताएं सर। जी बिल्कुल, जैसे कि मैं 24 मार्च 2015 को मेरा सिलेक्शन हुआ था कानपुर में। मेरा जैसा उन्नाव है तो लखनऊ जिडारो में पड़ता है, तो मैंने सेकेंड ग्रुप में रेस मारी हुई थी और मेरा मेडिकल ग्राउंड फिट था और मेरे पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट था, तो मुझे रिटर्न नहीं हुआ। और उसके बाद मुझे ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद भेजा गया। मैं आर्मी के तोपखाना और मिसाइल और रॉकेट के विभाग से बिलोंग करता हूँ, आर्टिलरी जिसको बोलते हैं। उसके बाद मेरी फर्स्ट पोस्टिंग, मेरा जो ड्रीम पैलेस था, आपने सुना होगा 99 में कारगिल का बहुत सा नाम था, वहाँ हुई। मैं वहाँ करीब 2.5 साल रहा। मैंने पहली बार बर्फ देखा और ऊंची ऊंची चोटियाँ देखा, करीब से पाकिस्तान को देखा और कैसे वहाँ पे सैनिक एक दूसरे देश के रहते हैं वो देखा। तो मुझे बहुत अचंभा सा लगा, जैसे यहाँ पे सोशल मीडिया पे एक तरह से एक अफवाह होती कि ये दुश्मनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हम दोनों अनजान देश के सिपाही हैं, हम भी रक्षा कर रहे हैं, वो भी रक्षा कर रहे हैं। तो हम जब किसी को जानते रहे तो उनसे हमारी दुश्मनी नहीं है, तो वहाँ बिल्कुल एकदम मित्रता सा माहौल रहता है। हाँ, थोड़ा सा ये जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवादियों की वजह से थोड़ा सा हमारा झड़प होती है, बाकी बॉर्डर में समान हालात है, बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद मेरी पोस्टिंग देहरादून में अभी 4 सालों से है, मेरी करीब 7 साल की नौकरी हो गई है। तो मैं युवाओं को बताना चाहूँगा कि बहुत ही कम उम्र से बहुत अच्छी जॉब है और अच्छा सा तैयारी करें और भर्ती हों। जी बिल्कुल। आपने अभी बात की थी सेना की, तो वे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वे युवा जो अभी आर्मी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उन्हें सेनाओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सेना के बारे में भी थोड़ा विस्तार से बताएं सर। बिल्कुल पांडे जी, ये हमारे एक डाउटफुल केस रहता हमेशा माइंड में। जैसे कि जब मैं भर्ती हुआ था तो मैंने सबसे पहले 3G मोबाइल लिया था, तो मैंने फेसबुक आईडी पे बनाया था कि फलाना फलाना सोल्जर जीडी। तो उसमें से एक मेरे मित्र ने पूछा कि आप आर्मी में है या बीएसएफ में है? तो मैंने उसको बोला भाई मेरे उसमें लिखा तो पढ़ ले किस में है। तो बोला नहीं सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे समझाओ। तो मैं अभी युवाओं को बताना चाहूँगा, सबसे पहले आप क्वेश्चन क्लियर करें कि आप जाना किस में चाहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो देश की रक्षा होती है उसको उसकी 3 मुख्य सेनाएं, यानी जो 3 सेनाएं हैं वो केंद्र द्वारा है, जिनका काम देश की सेवा करना है, ना कि अंदर के मामलों में इंटरफेयर करना है। तो वहाँ पे जो बाहरी सेनाएं 3 हो गई, भारतीय थल सेना जिसको इंडियन आर्मी बोलते हैं, और भारतीय वायु सेना हो गया इंडियन एयरफोर्स, और भारतीय नौसेना जिसको इंडियन नेवी बोलते हैं। ये 3 सेनाएं जो सीधा केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं और सीधे बाहरी तरीके से दुश्मनों से लड़ती है। इनका अंदर के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं है, कहाँ पे चोरी हो रही, कहाँ पे क्या हो रहा है, ये काम ये सेनाएं नहीं करती हैं। दूसरी जो सेना होती है उसको हम बोलते हैं अर्धसैनिक बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस। ये सेनाएं आती हैं गृह मंत्रालय के अंतर्गत, होम मिनिस्ट्री के अंडर में सेनाएं आती हैं। ये सेनाएं जैसे CISF है, यानी ये काम करेगी जो केंद्र के औद्योगिक क्षेत्र, जैसे मान लो मेट्रो हो गया, NTPC हो गया, ये बड़े बड़े कल कारखाने, इनकी रक्षा करेगी। दूसरी सेना होती है BSF, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, ये बॉर्डर से मतलब पीस टाइम में, जैसे जब युद्ध नहीं होता तब ये बॉर्डर की रक्षा करती है, जैसे युद्ध डिक्लेयर हो गया तब यहाँ पे आर्मी आ जाती है, ये पीछे आ जाती है। फिर तीसरा जो सेना हो गया CRPF है, आपने बहुत ज्यादा CRPF का नाम सुना है, केंद्रीय सुरक्षा बल जो होती है, पुलिस फोर्स है। ये हमारी चुनाव भी कराती हैं, हमारी जैसे नक्सलवाद जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर है, छत्तीसगढ़, वहाँ पे रहते हैं। फिर चौथी जो सेनाएं होती हैं वो ITBP है, ये इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स के रूप में काम करती है। फिर सशस्त्र सीमा बल है, असम राइफल है, NDRF, ये सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है। और इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये SSC के अंतर्गत होता है, उसके द्वारा होता है। तो सबसे पहले युवाओं को मोबाइल पे आप सर्च करें, अभी तो सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, अच्छे से यूज करें, जाना किस में, उसका क्राइटेरिया क्या है। जैसे आर्मी GD के लिए 17.5 से 21 तक उम्र है, 169 लंबाई है, और क्लर्क के लिए 162 लंबाई है, 23 साल तक आप भर्ती हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप जाने कि हमें जाना किस में है। अगर आप उस दायरे से कम हैं
तो आप प्लीज उसको ट्राई मत करें। देश में बहुत सारे काम हैं। और दूसरी चीज ये होती है, जैसे आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपकी इंग्लिश अच्छी है, मैथ अच्छी है, साइंस अच्छे हैं, तो आप सिपाही में भर्ती होकर आप सीधा अफसर में भर्ती हो सकते हैं। जैसे एनडीए दे सकते हैं आप, 10+2 का एनडीए दीजिए, उसके बाद ग्रेजुएशन करने के बाद आप सीडीएस में जाइए, और एक एयरफोर्स में पायलट बनने के लिए एफकेड में जाइए, और उसके बाद फिर है अगर आपका एनसीसी है तो आप सीधे एसएसपी के लिए जा सकते हैं। तो आप अफसर बनिए, देश का कमांड करिए, या फिर नहीं हो रहा तो आप सीएपीएफ द्वारा आप ये जो मैंने अभी बताया पैरामिलिट्री फोर्सेज में अफसर बनिए। तो बहुत सारे हैं। अगर आपकी लंबाई नहीं है, आपकी चौड़ाई नहीं है, आप पढ़ने में अच्छे हैं बट आप पढ़ने में अच्छे हैं, तो आप सीधा अफसर बनिए। और जो भी युवा है पहले वो अफसर के लिए ट्राई करें, क्योंकि आप अफसर बनेंगे तो आपका ज़्यादा माइंडसेट खुलेगा, आपको ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी, आपको मौका मिलेगा उस ट्रुप्स का कमांड करने के लिए, आप अपने हिसाब से लड़ाई लड़ेंगे। ये सारे बहुत सारे मौके हमारे पास हैं जो युवा यूज करें। और आपके थ्रू या मेरे थ्रू आप वहाँ पे नंबर दे दिए, पिन कर दिए, मेरे से कांटेक्ट करें। बिल्कुल एकदम फ्रेश माइंड से आप तैयारी करें, जिसमें जाता पहले क्लियर करें हमें इसमें जाना है। जैसे मैंने यह बोल सुना यार कोई से मिल जाए, नहीं, कोई से नहीं मिलेगी, आपको एक चूज करना पड़ेगा। आप एक का लक्ष्य बनाइए, एक का टारगेट बनाइए। जैसे मेरा शुरू से ड्रीम था मैं आर्मी में जाऊंगा, और आज मैं आर्मी में हूँ। भगवान को आप साक्षी मानिए, माँ परिवार घर परिवार को आप साक्षी मानिए, माता पिता को आप साक्षी मानिए, और मेहनत सबसे बड़ा फैक्टर आप मेहनत करें। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल, अभी आपने बात की थी संपर्क सूत्र की, तो मैं चाहूंगा, मैं पिन तो कर ही दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि वे दर्शक, वे व्यूअर्स जो आपको सीधे देख पा रहे हैं तथा तैयारी करना चाहते हैं, अभी एकदम फ्रेश है, उन्होंने तैयारी स्टार्ट किया भी नहीं है तथा आगे उनका फ्यूचर में प्लान है आर्मी में सिलेक्शन पाने का, तो उनके लिए सीधे ही मैं आपसे आपका संपर्क सूत्र जानना चाहूंगा, जिससे वे आपसे बात कर सके तथा थोड़ा सा टिप्स ले सके। सर बिल्कुल सर, मेरा मोबाइल नंबर है 7054853594। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7054853594। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ के आसपास के ज़मीन की तलाश में हूँ, और जैसे ही मुझे ज़मीन 2-3 बीघे मिलती है, मैं यहाँ पे एक अच्छी खासी अकेडमी बनाने वाला हूँ, जिससे हमारे युवा बहुत कम पैसों से, बहुत कम लागत से वहाँ पे अभ्यास पा सकेंगे, ट्रेनिंग पा सकेंगे, और अपना योगदान देश की सेवा में कर सकेंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आप शीघ्र, अति शीघ्र यहाँ के जगतपुर के तथा आसपास के क्षेत्र के, न केवल जगतपुर और आसपास के क्षेत्र के बल्कि दूर दराज के क्षेत्र के युवाओं के आप एक अच्छे मार्गदर्शक बने। इसके अलावा उनको ट्रेंड करें और आप उनका जो है मदद करें। और मैं आपसे यही सब पूछना चाहूंगा कि आप और क्या कहना चाहेंगे, समाज के बारे में आपका क्या रवैया है सर? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि आप, समाज में बहुत कुछ होते हैं और हमेशा लाइफ में बहुत कुछ होते रहेंगे, तो आप जो आपको अच्छा लगे, जैसे होता है ना कि माइंड को पॉजिटिव रखें, माइंड को सकारात्मक सोचें, विश्वास करना सीखें। आप हमेशा जब माइंड को पॉजिटिव रखेंगे तो आपके जो आपका दिमाग है वो हमेशा निरंतर प्रगति की ओर चलेगा। और सबसे बढ़िया काम ये है कि आप अपने आप को बिजी करें। जब से आप लाइफ में आपको बिजी कर लेंगे, आप अच्छे बढ़ते रहेंगे। देखिए, जो हमारे जीवन में जो हमारे गुरु लोग बताते थे कि हमारे जीवन के 2 फैक्टर हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कि आप 100 साल जी रहे हैं, तो आप अपने जीवन को 2 भागों में डिवाइड करें, 20 और 80, 20 और 80 में। तो आप चूज करें कि आप फर्स्ट के 20 साल मजे लेना चाहते हैं, 80 साल दुख लेना चाहते हैं, या फर्स्ट के जो 20 साल है उसमें आप मेहनत करके 80 साल मजा लेना चाहते हैं। और दूसरी चीजें ये है कि आप पढ़ाई पे जरूर ध्यान दें। एक पढ़ाई ऐसा रास्ता है जो आपको 0 से लेके टॉप लेवल पे पहुंचा सकता है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। फर्जी अफवाहों में ना पड़े। जो आर्मी में जा रहे हैं, जिनका सिलेक्शन होने वाला है, मान लो रनिंग निकाल चुके हैं, जैसे बहुत सारे दलाल आते हैं कि हम आपका पैसा लेके करा देंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टैंड क्लियर बिल्कुल बता दें कि वहाँ पर एक परिंदा भी पर नहीं मारता, वहाँ पे एक परिंदा भी पर नहीं मारेगा। अगर आप में क्षमता है, जो बंदे होते हैं मेडिकल में ज़्यादा उनको टेंशन होती है, तो मेडिकल में आपको बता दूँ कि आपको अच्छा खासा दिखाई देता हो, सुनाई देता हो, आपके दांत सही है, आपका हाथ पैर सही है, आपकी उंगली कहीं कटी नहीं है,
आप फिट हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत ले, रीमेडिकल देते हैं, आप रीमेडिकल करवाइए। लेकिन दलालों के चक्कर में 5 लाख 6 लाख देके सेना में मत जाइए। देखिए सेना एक नौकरी नहीं है, सेना एक प्रोफेशन है, फैशन है, एक इंडियन, एक भारत का विश्व में एक नाम है, उसकी वजह है सेना। जी बिल्कुल। आपने एक वर्ष पढ़ाया भी था, वो कौन सा वर्ष था और कहाँ आपने पढ़ाया था तथा उस पढ़ाई के दौरान आपका प्रिय छात्र कौन रहा था तथा आप किस विषय के अध्यापक थे? देखिए जब मैंने इंटर पास कर लिया तो मेरे पास काफ़ी टाइम बचता था, और मैं अभी भी ये बताता हूँ, जैसे आप पास कर लेते हैं, आप खाली मत बैठे, बहुत सारे काम हैं। आप खेती बाड़ी में अपने पिता का हाथ बढ़ा सकते हैं, या आप अच्छे पढ़ाई कर रहे हैं तो आप किसी कॉलेज या ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड सेट है वो ग्रोथ होगा, आपकी जो पढ़ाई है वो निरंतर चलती रहेगी। और दूसरा जो जिसे मान लो हम एक मध्यम परिवार वर्ग से आते हैं, पिता के पास कुछ समस्याएं हैं, तो आप अपने खर्चे से अपना फार्म भर सकते हैं या फिर बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो मैंने पहले मेरे विजयपुरा में स्कूल है रामेश्वर सिंह बाल विद्या मंदिर, वहाँ मैंने 2-3 महीने पढ़ाई किया। उसके बाद मैंने श्री बलकरण सिंह इंटर कॉलेज है, वहाँ मैंने पढ़ाया 6 से लेकर 11 तक इंग्लिश पढ़ाया, और 6 से 8 तक तो मैं ऑलराउंडर था, कोई से सब्जेक्ट पढ़ा सकता था। तो 8-9 महीने मैंने वहाँ पे टीचिंग किया, उसके बाद मेरी जॉब लग गई। तो वहाँ पे मैंने 2-3 छात्र देखे जो बहुत ही डेडिकेटेड थे अपने लाइफ में। एक अंकुर सिंह था, एक शरद यादव थे, और 2-3 छात्र आए थे, उनका नाम मुझे अब याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया। तो मेरी यही इस वीडियो के माध्यम से आप एक टारगेट सेट कीजिए। जैसे मान लो मुझे इस 2 मंजिल पे चढ़ना है, तो सीढ़ी है, अब एक एक सीढ़ी चढ़ें, एक एक स्टेप ले, इकट्ठा मत भागे। पेपर का इंतजार मत करें कि पेपर में जब डेट निकली तब मैं रनिंग स्टार्ट करूँगा। भर्ती आती रहेगी, जब भर्ती आना होगा वो आ जाएगी, उसका 2 सेकंड लगता है पब्लिश होने में, भर्ती आ जाएगी, तब आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर होगा। अगर आप शुरू से तैयारी कर रहे हैं, रिटर्न तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल समाज चल रहे हैं, और जो बंदे मैं ये बता दूं जो रनिंग करते हैं, ये रोड के ऊपर रनिंग मत करें, क्योंकि रोड में इस समय गाड़ियाँ चलती हैं, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। ये ग्राउंड देख लें, थोड़ा दूर ग्राउंड, वहाँ पर रनिंग करें, कच्चे पर रनिंग करें, जूते पहन कर रनिंग करें, और पढ़ाई पे ध्यान दें, फर्जी अफवाहों पर ध्यान मत दें। दलालबाजी, कुछबाजी, कोई भी आपका सगा भाई है वो भी आपको भर्ती नहीं करा सकता है। जी बिल्कुल। और सर आपका फ्यूचर प्लान क्या है सर? बिल्कुल पांडे जी, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मुझे बहुत एक आदत सी है कि मैं अपने समाज का, अपने छोटे भाइयों का, अपने जो उनका भला करूँ, सही चीज़ें आपके समाज तक पहुँचाऊँ। तो अभी जैसे मैं सेना में नौकरी कर रहा हूँ, अभी सेना की बातें बताया करता हूँ, तो मेरा फ्यूचर प्लान है कि लोगों से मैं एकदम पृष्ठभूमि से जुड़ूँ। तो मेरा प्लान अभी UPSC करने का है, और मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ, और मुझे एक IAS अफसर बन के किसी जिले का, किसी ब्लॉक का, किसी तहसील का, मतलब एकदम लोगों से बिल्कुल जुड़ के सेवा करना है, और मैं इस दिशा में लेके आगे बढ़ रहा हूँ। जी बिल्कुल। आप निष्कर्ष रूप में क्या कहना चाहेंगे? मैं निष्कर्ष में यही कहना चाहूँगा कि आप एक जो कोई करता है, हमेशा करता है, आपने सुना होगा कि ये कर दिया, तो अब सबसे बड़ा आधार है कि आप दूसरों का सम्मान करना सीखें। आपका जो घर में बड़े हैं, माँ बाप है, उनको आप सम्मान करें, गुरुओं का सम्मान करें, और एक टारगेट सेट करके रखें कि मुझे लाइफ में यही करना है। आप पजल में, जैसे मान लो जब बंदा इंटर पास होता है तो बहुत पजल होता है हमें करना क्या, तो आप पहले ही सोच लें कि मुझे करना क्या है। अगर आपकी पढ़ाई जिस हिसाब से, उस हिसाब से आप टारगेट सेट करें। मैंने बहुत सारे बंदे देखे जो 40-45% ला के आज वो देश के किसी जिले के DM है। तो ये उनकी एक डेडिकेशन रही है, उनकी उत्सुकता रही, उनका मेहनत रहा। मेहनत करिए, टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम। एक भर्ती में नहीं हुआ, 2 भर्ती देखिए, 3 देखिए, 4 देखिए, 5 देखिए, देखते रहिए जब तक नहीं होता। छोड़िए मत, एक दिन भगवान आपको दे ही देगा, भाई ले जाए, तो ही ले जा। तो सबसे बड़ा फैक्टर, आप मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, और दूसरों का सम्मान करिए। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ जगतपुर के श्रीमान चंद्रशेखर सिंह जी, जो कि वर्तमान समय में लांस नायक पद पे तैनात हैं। हमने इनसे बातचीत किया तथा जाना कि किस प्रकार एक युवा जो तैयारी करना चाहता है आर्मी के लिए, किस प्रकार से वो पालन करे, क्या स्टेप्स अपनाए तो वो आर्मी के लिए आगे चल के सिलेक्शन पा सकता है। तो मैं दर्शकों, आप बस यही वीडियो को विराम देना चाहूंगा
और आज के अपने इस इंटरव्यू के कार्यक्रम को समाप्त करना चाहूंगा, इस वादे के साथ, इस उम्मीद के साथ कि मिलेंगे हम आपको किसी एक अन्य दूसरे वीडियो में। और मैं आप सभी लोगों से यही विनम्र निवेदन करना चाहूंगा और धन्यवाद कहना चाहूंगा चंद्रशेखर भैया जी को कि उन्होंने अपना कीमती समय मुझे दिया। मैं जाते जाते आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो और तो इस वीडियो को आप लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना तथा शेयर करना